सदन के अंदर आपका एक भाषण हुआ ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, जब चर्चा चल रही थी, आपको गुस्सा आ गया था। ये है आपकी हकीकत, ये है आपकी हकीकत। तो यही चाह दुनिया को दिखाए, यही चाह तो दुनिया को दिखाए। तो ये ढोंग क्यों है यहाँ से? ये जमहूरियत का ढोंग क्यों है? फील क्या हुआ था एज अ कश्मीरी? क्या फील हुआ था आपको? कश्मीर हर किसी को चाहिए मगर कश्मीरी किसी को नहीं चाहिए। जब धारा 370 हटा दिया गया और देश की जो केंद्रीय सत्ता में काबिज पार्टी थी उसने कहा कि अब कश्मीर में सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन हमने देखा कि आतंकी गतिविधियां तो बंद नहीं हुई। इस तरह का स्टेट का नैरेटिव बन चुका है, टेक ओवर हो चुका है स्टेट, कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात करने की भी आपको इजाज़त नहीं होगी। आपको कहा जाएगा कि आप एंटी नेशनल हैं। लेकिन कोई भी पार्टी अब फिलहाल लड़ती हुई तो नहीं दिख रही है कि 370 को दोबारा जो है वो लाया जाए, इम्प्लीमेंटेशन में आ सके। ये आइडियोलॉजी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, ये कमिटमेंट भी है नेशनल कॉन्फ्रेंस एज रिसेंट एज लास्ट असेंबली। तो कमिटमेंट से भटक रहे हैं सर। तो हाँ, व्यावहारिक तौर पर आपको क्या लगता है कि 370 हट जाने से क्या हट गया है, और 370 अगर वापस आप लोग क्लेम कर पाते हैं, मिल पाता है, तो क्या मिल जाएगा? हमारी बार्गेनिंग गलत थी, एंटी नेशनल थी शायद इसलिए क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी मुस्लिम है। 1990 के दशक में जो एक्सोडस हुआ, वो तोहमतें हमेशा कश्मीर के ऊपर लगती हैं, कश्मीरी मुस्लिम्स के ऊपर लगती हैं। ये ना किया हुआ गुनाह कश्मीरियों का, और हम तब तक ना मुकम्मल है जब तक वो पंडित बाइज्जत अपनी जगह पे वापस ना आए और अब उसी तरह से ज़िंदगी ना बिताए। इस ट्रेजेडी को ये राइट विंग फैशिस्ट इलेक्टोरली इस्तेमाल करती है। पुलवामा में जब आतंकी हमला हुआ, 40 जवान CRPF के वो मारे गए, कभी पता नहीं चला कि RDX आया कहाँ से। पहलगाम में हमला हो गया, जिन लोगों ने गोलियां चलाई वो कहाँ से आए, कहाँ चले गए, ये पता नहीं पड़ा। अननोन गनमैन एक आम सी इस्तिलाह है, टर्म है कश्मीर में। अननोन गनमैन ने बहुत से कत्ल किए हैं कश्मीर में। ऐसा लॉ मेकर आपको क्या लगता है कौन है कॉन्स्पिरेटर? कश्मीरियों को बहुत कीमत देनी पड़ती है। हमारे पास वो आज़ादी नहीं है कि हर कोई बात हम उस तरह से कर सके जिस तरह से आप कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, देश क्या है? क्या ज़मीन का टुकड़ा देश है? क्या इमारतें देश है? क्या सड़कें देश है? क्या चलने वाली रेलगाड़ियां देश है? या उड़ने वाले हवाई जहाज़ देश है? देश इन सब में से कुछ भी नहीं है। देश आप हैं, देश हम हैं। इसी तरीके से देश के किसी भी हिस्से की बात करें, हम कश्मीर की बात करें, तो क्या वो केवल ज़मीन का टुकड़ा है? क्या ऐसा कोई भाव, ऐसा कोई सेंटिमेंट हम अनइंटेंशनली या इंटेंशनली इस देश की सरकार जनरेट तो नहीं कर पा रही है, जहाँ पे कश्मीर तो अपना है लेकिन कश्मीरियों से थोड़ी बहुत दिक्कत है? क्यों जब भी कोई आतंकी हमला होता है तब अलग अलग जगहों पर देश के हिस्से में जो कश्मीरी वेंडर्स हैं उनके साथ मारपीट की खबरें आती हैं? क्यों कश्मीरी छात्रों के साथ हिंसा की खबरें आती हैं? क्यों जब आतंकी हमला होता है तब पूरे कश्मीर को शक की नज़र से देखा जाने लगता है? क्यों सस्पेक्शन के आधार पर किसी की ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब कर दी जाती है, तबाह कर दी जाती है, और उसके बारे में कोई चर्चा भी नहीं करता? कश्मीर की चर्चा खूब होती है, कश्मीरियत या कश्मीरियों की चर्चा बहुत कम होती है। ये कारण क्यों है? कश्मीर एक बहुत क्रूशियल पार्ट है देश का। 1990 के दशक की हम बात करें या उससे पहले की भी, सन 2000 के दशक की बात करें, 2019 की बात करें या 19 के बाद के कश्मीर की बात करें, हम पुलवामा की बात करें या पहलगाम की बात करें, कश्मीर हमेशा चर्चाओं में रहता है। और अफसोसजनक ये है कि ज़्यादातर नकारात्मक रूप से चर्चाओं में रहता है। मैं राजस्थान में चुनाव की रिपोर्टिंग जब कर रहा था तब कई लोगों ने कहा कि धारा 370 हट गया है, अब कश्मीर में जाकर ज़मीनें खरीदेंगे। लेकिन उस कश्मीर में जब टूरिस्ट बनकर लोग जाते हैं, आतंकी हमला हो जाता है। आतंकी हमला जिम्मेदारी गृह मंत्री की बनती है, लेकिन देश में अकाउंटेबिलिटी का तो अभाव चल रहा है। अकाउंटेबिलिटी कोई लेना देना चाहता नहीं है। किसकी जिम्मेदारी है? पूरे कश्मीर का माहौल है क्या? 1990 के दशक से सन 2000 के दशक तक और 2000 के बाद 2019 तक, 2019 के बाद कश्मीर में क्या क्या बदला, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं श्रीनगर से सांसद आगा रुहुल्लाह मेहदी साहब। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। और सर, जो पहला सवाल मैंने उठाया और मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं कश्मीर को समझने के लिए ये बातचीत आपसे करना चाहता हूँ। 1990 का दशक, जब ये एक्सोडस कश्मीरी पंडित्स का, जिसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, बहुत सारी लोग बातें करते हैं। सन 2000 जब आपने एक पर्सनल लॉस इनकर किया, उसके बाद 2019
जब धारा 370 हटा दिया गया और देश की जो केंद्रीय सत्ता में काबिज पार्टी थी उसने कहा कि अब कश्मीर में सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन हमने देखा कि आतंकी गतिविधियां तो बंद नहीं हुई, वो तो नहीं रुकी। अब 2025 का कश्मीर, क्या क्या बदलाव आपने देखा है सर? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया और इस तरह की बात बहुत कम लोग करते हैं इस मुल्क में। कश्मीर हर किसी को चाहिए मगर कश्मीरी किसी को नहीं चाहिए। कश्मीर को हासिल करने की बातें तो होती है मगर कश्मीरी क्या सोचता है और कश्मीर में लोग किस तरह से ज़िंदगी जी रहे, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। और यही बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर के और वहाँ के लोगों की। और बहुत अच्छी बात आपने कही कि मुल्क है क्या, देश है क्या, इस तरह की बात करने की इजाज़त आजकल के माहौल में बहुत कम है। क्या मुल्क शहरी के लिए बनाया जाता है, नागरिक जिसे आप कहते हैं हिंदी में, या नागरिक मुल्क के लिए होता है? इस सवाल का जवाब हमें पहले देखना है। इंस्टीट्यूशंस क्या है, इंस्टीट्यूशंस किस लिए है? स्टेट, आइडिया ऑफ स्टेट, क्या ये सिटीज़न के लिए बना है या सिटीज़न पैदा हुआ एक स्टेट के लिए? कुदरत की बात, नेचर की बात अगर आप देखें तो हकीकत ये है कि कोई इंसान किसी स्टेट के लिए पैदा नहीं होता है। जो जहाँ पे पैदा हुआ और किसी स्टेट के लिए पैदा नहीं होता है। और पैदा होने के बाद ये जो माशरा होता है, जो समाज होता है, ये अपने लिए एक निज़ाम बनाता है। उसमें इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उसमें लेवल्स होते हैं इंस्टीट्यूशंस के, जिसके ज़रिए इंसाफ मिलता है, सोशल सर्विसेज फैसिलिटेट होती है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी फैसिलिटेट होती है। और उसी को आप गवर्नेंस कहते हैं, फिर जुडिशरी कहते हैं। ये सब सिटीज़न की सहूलियत के लिए बनती है जी। सिटीज़न के हुकूक के लिए बनती है, जस्टिस के लिए बनती है, सर्विस के लिए बनती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है स्टेट के लिए वो है सिटीज़न और सिटीज़न का इंसाफ और सिटीज़न की ज़िंदगी, शहरी की ज़िंदगी, नागरिक की ज़िंदगी, उसके लिए इंसाफ, वो किस तरह की ज़िंदगी जी रहा है। कश्मीर के हवाले से या अब पूरे मुल्क में इसी तरह का माहौल बन रहा है पिछले 10 सालों से, 11 सालों से। स्टेट की हाई हैंडेडनेस को और स्टेट को इस तरह से अब उसकी शक्ल बनाई गई है कि सिटीज़न के हर हक को मार दिया जा सकता है स्टेट के उसके ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करने के लिए। यानी सिटीज़न को कुर्बान किया जा सकता है स्टेट के ऑब्जेक्टिव्स के लिए। और स्टेट भी डिपेंड करता है कि वो स्टेट कौन चला रहा है। पिछले 10 सालों से एक ख़ास आइडियोलॉजी के हाथ में ये स्टेट है, हिंदुस्तान है, हमारा मुल्क है। राइट विंग फैसिज्म। ये राइट विंग फैसिज्म स्टेट की फंक्शनिंग को, इस मशीनरी को इस तरह से चलाता है कि इसकी अपनी आइडियोलॉजिकल या इसके ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो। वो ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने में अगर इसको स्टेट के ज़रिए ही उस सिटीज़न के साथ ज़्यादती करनी हो, करेगा। और सिटीज़न को ये कहा जाएगा कि आप सरेंडर करो, क्योंकि ये स्टेट की मर्ज़ी है, जबकि स्टेट बना था सिटीज़न की मर्ज़ी के। ठीक बात है। सिटीज़न नहीं बना है स्टेट की मर्ज़ी के लिए। तो कश्मीर में जो कुछ आज हो रहा है वो स्टेट की हाई हैंडेडनेस और स्टेट जिस फैशिस्ट आइडियोलॉजी के हाथ में है, उस फैशिस्ट ऑब्जेक्टिव्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए कश्मीर के ऊपर लाठी भी चल रही है, कश्मीर के ऊपर जो है सियासी ज़्यादती भी चल रही है। और कश्मीर की अब उसकी मीरास ही बन चुकी है कि वहाँ पे गोली भी चलती है, उनके हुकूक भी रौंदे जाते हैं। 2019 में जो किया गया जो कश्मीर के लोगों के साथ, उसमें सबसे बड़ी गलत बात और इनजस्टिस जो मुझे लगती है कि वो लोगों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किया गया, गैर जमहूरी अनडेमोक्रेटिक तरीके से किया गया। उन पे एक चीज़ थोपी गई उनसे पूछे बगैर, और उसके बाद उन्हें कहा गया कि आप उसी तरह से महसूस करो जिस तरह से हम कहेंगे आपको महसूस करने की। तुम्हें खुश होना है, तुम्हें खुश होना है। बहुत अच्छी बात आपने कही। हम चाहते हैं कि तुम खुश हो जाओ। हमने जो फैसला लिया है इसके रिएक्शन में तुम्हें खुश होना है। और अगर तुम नाखुश हुए और नाखुशी का इजहार किया तो तुम एंटी नेशनल हो, तुम दहशतगर्द हो। तुम्हारी जगह जेलों में है, विदाउट ट्रायल्स। किसी अदालत का दरवाज़ा तुम्हें नहीं दिखाएंगे, कोई कानून की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें या तो जेलों में रखा जाएगा या PSA के अंदर रखा जाएगा, UAPA के तहत बंद किया जाएगा।
कोई बात करेगा, छोटा सा पोस्ट चढ़ाएगा सोशल मीडिया पे, उसकी नौकरी छीनी जाएगी, उसको जेलों में बंद रखा जाएगा, अखबारों को बात करने की इजाज़त नहीं होगी, इंटरनेट बैन किया जाएगा, तुम्हारे दरवाजे पे फोर्सेस रखे जाएंगे, 8-9 महीने तक तुम्हें बात करने की इजाज़त ही नहीं होगी, क्योंकि हम चाहते हैं। तो ये आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, आइडिया ऑफ स्टेट रन बाय डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, एक्सप्रेशन, जस्टिस, ये सब कुछ वहाँ पे डिफीट हो जाता है कश्मीर में। और वो जो स्ट्रगल की है कश्मीर ने, जिसका आपने जिक्र किया 2019 तक जो ये हालात बने, 2 साइड है कश्मीर के, एक ही साइड नहीं है। एक वो साइड है जिसने कश्मीर में वो आवाज़ चलाई कि हमें हिंदुस्तान से अलग होना है। दूसरा वो साइड भी है उसी कश्मीर में कि जिसने छाती पे वो गोली ली, जिसने उन हालात का मुकाबला किया। ये जो कहते हैं ना पत्थरबाजी होती थी, हालांकि 3 ही वाक़े हैं 3 सालों में, 70 सालों में 3 साल है 2008, 2010 और 2016 जब पत्थरबाजी हुआ करती थी। और पत्थरबाजी जितना ये कहते हैं कि फोर्सेस पे होती थी, उससे ज़्यादा लोकल्स पे भी होती थी वहाँ पे। और जो रिसीविंग एंड पे थे वो कौन थे? कश्मीरी थे, जो चाहते थे कि जो आप सभी ने, हम सभी ने आइडिया ऑफ इंडिया जो एक सपना दिखाया जम्मू कश्मीर के लोगों को 1947 में, वो चाहते थे उस आइडिया ऑफ इंडिया को डिफेंड करे। उसके लिए गोलियां ली है, फोर्सेस जितनी जाने गई है वहाँ पे, चाहे वो पुलिस हो, आर्मी हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, आप आज भी नंबर्स निकालिए, उससे कई गुना ज़्यादा जाने गई है कश्मीरियों की, इस आइडिया ऑफ जस्टिस और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। उस सब को नज़रअंदाज किया गया, और जिसने भी वो कुर्बानियाँ दी है, जिसने भी इस आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, जस्टिस, या जिसे हम आइडिया ऑफ इंडिया कहते हैं, उसको बचाने के लिए, उसको बनाने के लिए कुर्बानी दी गई है, उनको और दूसरों को, सबको एक लेवल पे लाया गया। हम सबको दहशतगर्द बनाया गया, एंटी नेशनल कहा गया। आज भी अगर कोई ये बात करता है कि 370 हमारा जमहूरी हक है, इस कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, किसी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दिया है, वो हमारा अपना इंटरनल अरेंजमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है इस मुल्क के साथ, हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। अगर आप उस 370 की बात करें तो इस तरह का स्टेट का नैरेटिव बन चुका है, टेक ओवर हो चुका है स्टेट, कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात करने की भाई आपको इजाज़त नहीं होगी, आपको कहा जाएगा कि आप एंटी नेशनल है। तो ये कहानियाँ है जम्मू कश्मीर की। ठीक है, आपने कहा सर कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात करने की भी इजाज़त आपको है नहीं। 370 जब एब्रोगेट किया गया, बहुत बड़ा कदम था ये कश्मीर के इतिहास के लिए, बल्कि मुल्क के लोकतांत्रिक इतिहास के हिसाब से अगर हम देखें तो। लेकिन कोई भी पार्टी अब फिलहाल लड़ती हुई तो नहीं दिख रही है कि 370 को दोबारा जो है वो लाया जाए, इम्प्लीमेंटेशन में आ सके। हकीकत है, और बाकी पार्टियों से मुझे उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि उनका ये पॉलिटिकल ना नैरेटिव था, ना ये ऑब्जेक्टिव था। मगर जिस पार्टी से मैं वाबस्ता हूँ, हमने लोगों को ये यकीन दहानी दी है कि हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। जो वोट पिछली असेंबली इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला, तो उस वोट के ज़रिए हम इंस्टीट्यूशनली और डेमोक्रेटिकली ये लड़ाई लड़ेंगे, 370 की लड़ाई लड़ेंगे। हमने ये नहीं कहा कि आप वोट दीजिए, दूसरे दिन हम 370 लेके आएंगे, वो मुमकिन है नहीं। मगर 370 लाने की लड़ाई, जो जिसके ज़रिए वो हक वापस लाना मुमकिन बन सकता है, वो लड़ाई हम लड़ेंगे। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस पार्टी की है, जिससे मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि एक इसकी आइडियोलॉजी है, दूसरा ये कॉन्स्टिट्यूशनल बार्गेनिंग, इसको पैटर्नेज और ओन सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस करता है, क्योंकि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही बार्गेनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल बार्गेनिंग मानी जाती है कि 370 हासिल किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस, शेख अब्दुल्ला साहब, तो हाँ शेख साहब ने। तो ये आइडियोलॉजी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, ये कमिटमेंट भी है नेशनल कॉन्फ्रेंस एज रिसेंट एज लास्ट असेंबली। तो कमिटमेंट से भटक रहे हैं सर। तो हाँ, इस महाज पे या इस सब्जेक्ट पे बहुत बहुत ज़्यादा कम। क्या कारण लगता है आपको? बहुत सारे इसके वजूहात हो सकते हैं। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में इस बारे में बात कही है, मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा। इस सब्जेक्ट से बाहर भी कुछ बातें करना चाहता हूँ। उनमें से ये भी हो सकता है कि स्ट्रैटेजिक जो है सोच हो कि शायद हम इस तरीके से अगर जाए तो कुछ चीज़ें जो अचीवेबल है वो अचीव हो जाए, उसके बाद हम
बाद की लड़ाई लड़ेंगे, जिसके बारे में मैंने कहा ठीक है ये आप। क्या एक ऐसा भी कुछ हो सकता है सर कि हम छोटे टारगेट्स पहले बनाते हैं कि छोटे टारगेट्स अचीव करते चले जाए, फिर हम बड़े टारगेट। वही मैंने कहा कि ये सोच हो सकती है कि अचीवेबल्स पहले अचीव हो जाए, जो हासिल हो सकता है वो हासिल करे, उसके बाद दूसरे टारगेट की तरफ जाए। मगर मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जिस अचीवेबल को स्टेटहुड कहा जाता है, कि शायद हमें स्टेटहुड मिल सकता है और मिलने वाला है, उसके बाद हम दूसरी लड़ाई देखेंगे। तो पहले इस तरह से बिहेव करके स्टेटहुड हासिल करें। इस राइट विंग फैशिस्ट पार्टी को जिस तरह मैं समझता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, बीजेपी आरएसएस ये जो इकोसिस्टम है या ये जो रिजीम है, फैशिस्ट रिजीम है, मुझे नहीं लगता है कि आपको स्टेटहुड भी देंगे। ये आपको सेकंड क्लास सिटीजन देखना चाहते हैं। मॉनसून सेशन की तो बात थी, ये खत्म ही हो गया कल। यही बात मैं भी कर रहा था कि अब मैंने पार्टी में बहुत सुना, 1 साल होने को है, अब ये भी कहा जाता था कि इस मॉनसून सेशन में बिल आने वाली है। तो मैंने भी कहा ठीक है, इस मॉनसून सेशन तक मैं भी इंतज़ार करता हूँ, देखते हैं शायद आपकी बात सही हो जी, कुछ हासिल हो। अगर नहीं हुआ तो शायद मेरी बात जो सही साबित हो सकती है कि जहाँ तक मैं समझता हूँ इनमें वो नीयत नहीं है कि आपको कोई भी चीज़ जिससे आप एम्पावर हो वो आपको वापस दे। तो ये आपको लड़ना है, जो भी हासिल होगा वो लड़ने के बाद, जमहूरी तरीके से, पीसफुल तरीके से लड़ने के बाद ही हासिल होगा। ये आपको देंगे नहीं, आपसे हर कोई वो चीज़ छीनना चाहेंगे जिससे इस आइडियोलॉजी को लगता हो या फैशिस्ट रिजीम को लगता हो कि अभी भी आपके हाथ में कोई एम्पावरमेंट है, या आपसे वो एम्पावरमेंट भी छीनना चाहेंगे। तो ये लड़ाई हम मिलेगा कुछ भी नहीं, मिलेगा कुछ। ठीक है सर, 370 का हटना जो है वो एक बड़ा इमोशनल इशू था आप लोगों के लिए, ज़्यादा व्यावहारिक भी था, प्रैक्टिकल भी था, कि आप लोगों ने उसकी जो दिक्कतें हैं वो महसूस की हैं, झेली हैं, जी रहे हैं। पूरे देश में एक इमोशनल माहौल था। मैं राजस्थान इलेक्शन कवर करने गया, जो मैं इंट्रो में बोल रहा था, और लोग मुझे मिले जो कहते हैं कि भाई देखो कश्मीर से 370 हटा दिया, हम तो बीजेपी के साथ हैं। मैंने कहा उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, कश्मीर में हटा है, आप राजस्थान में हैं, हम उसको वहाँ जाकर ज़मीनें खरीद लेंगे, पहले नहीं खरीद पाते थे। इमोशनल इश्यू था, है ना। व्यावहारिक तौर पर आपको क्या लगता है कि 370 हट जाने से क्या हट गया है, और 370 अगर वापस आप लोग क्लेम कर पाते हैं, मिल पाता है, तो क्या मिल जाएगा, कि केवल इमोशनल इशू है जिसको लेकर मेहदी साहब लड़ रहे हैं? हमने क्या खोया है, जम्मू कश्मीर के लोगों ने क्या खोया, वो बाद में करेंगे। पहले जिन्होंने 370 के हटने के लिए वोट दिया पूरे मुल्क में, उनसे यही सवाल मैं पूछता हूँ, उन्हें क्या मिला? 370 हट गया, ठीक है, हमने क्या खोया, वो बाद में करेंगे। ये जो जोश में, खुशी में, जश्न में लोगों ने वोट दिया या इसके बाद जश्न किया, उन्हें मिला क्या? मुझे हैरत होती है, और माफ़ कीजिएगा इसलिए, मैं इसलिए नहीं कहता हूँ कि मुझे उनकी उस हालत से खुशी होती है, मैं चाहता हूँ उस हालत से निकले। बहुत बड़ी ऐसी आबादी जो अभी भी फ्लाईओवर्स के नीचे ज़िंदगी बसर करती है शाम को, जिनका आसरा सिर्फ फ्लाईओवर होता है, नाले की वो बड़ी पाइप होती है, जिनका आशियाना कोई ब्रिज होता है। उसने वोट दिया 370 के नाम पे, वो खुशी मनाता है 370 हट गया, ये सोच के कि मैं कश्मीर में जाके अब ज़मीन भी ख़रीदूँगा। जिसकी पूरी ज़िंदगी अभी तक इस तरह से गुजरी है, और जिन्होंने उसे 370 के नाम पे उसका दिमाग तैयार किया कि वोट दे दो, उन सियासतदानों ने, उस बीजेपी और आरएसएस ने आज तक भी उसके लिए घर का इंतज़ाम नहीं किया है, न कर पाए है। जिसके सर के ऊपर न छत है, न पैर के नीचे ज़मीन है, रोज़गार के नाम पे कुछ है नहीं, मशक्क़त है, जो भी खुद मशक्क़त करे, मजदूरी करे दिन में, वो उसका रोज़गार है। जिसने उसका वो दिमाग ख़राब किया है 370 के नाम पे, उसने आज तक उसके रोज़गार के नाम हवाले से कुछ सोचा नहीं है। उससे मैं सवाल करता हूँ, आप जहाँ पे जिस तरह से ज़िंदगी जी रहे हो, 370 हटने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में कौन सी तब्दीली आई? ये कौन सी ज़मीन है जो अब आपके पास एक ज़मीन है, आसरा है, छत है, जिसकी बुनियाद पे आप ये सोचते हो कि 370 हट गया, अब इस ज़मीन के बाद मैं कश्मीर में भी ज़मीन ख़रीदूँगा। उस तरह के तबके को, ज़्यादातर लोग वही है जो 370 के नाम पे वोट देते हैं, जिनको बेरोज़गार रखा गया है, जिनके सर पे छत नहीं है, जिनके पैर के नीचे ज़मीन नहीं है जी।
उनसे ये कहा जाए, उनसे ये पूछा जाए कि आप 370 कश्मीर में हटाया गया, ना आपको कश्मीर में ज़मीन मिली, ना आपको वहाँ ज़मीन मिली जहाँ के आप रहने वाले हैं, वहाँ पे भी आपके पैर के नीचे ज़मीन नहीं है। 370 के होने से कश्मीरी ने क्या पाया था। अब इसी शख्स को मैं कश्मीर की वो हकीकत दिखाना चाहता हूँ जो बिना ज़मीन की ज़िंदगी बसर करने वाला शख्स 370 के हटाने के लिए वोट देता है। मैं कश्मीर में उसे लेना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। कश्मीर में आज तक आप ये कहीं पे भी इस तरह की हालत नहीं दिखा सकते हैं कि कोई मजबूर हो फ्लाईओवर के नीचे ज़िंदगी बसर करने के लिए, कोई मजबूर हो उस नाले की पाइप में ज़िंदगी बसर करने के लिए, किसी ब्रिज के नीचे ज़िंदगी बसर करने के लिए, चाहे वो कश्मीरी हिंदू हो, मुस्लिम हो, डोगरा हो, जम्मू का रहने वाला, बौद्ध हो, लद्दाख का रहने वाला, लद्दाख का मुसलमान हो, डोगरी हो, गोजरी हो, पहाड़ी हो, जो भी हो, हर किसी के पैर के नीचे अपनी ज़मीन है, सर के ऊपर अपनी छत है। इस तरह की गुर्बत किसी ने नहीं देखी है। वो मुमकिन हो सका क्योंकि 370 हमारे पास था। तो क्या ऐसे हालात हुए उसके बाद? यही खतरा है, आशंका है सर। अभी उस तरह के फैसले लिए गए ना। कश्मीर में जम्मू कश्मीर के लोगों के पास क्या होगा, किस तरह की ज़िंदगी वो बसर करेंगे, ये फ़ैसला लेने वाला जम्मू कश्मीर का शख्स था। इसीलिए वो चूंकि खुद से फ़ैसला ले पाता था तो उसने इस तरह के फ़ैसले लिए कि जो हालत यहाँ पे है वो गुर्बत वहाँ पे नहीं है, क्योंकि लोकलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन थी, ऑटोनॉमी थी एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिसी मेकिंग में। उसका नतीजा आपके सामने है। अब ख़तरा ये है, पॉलिसी मेकिंग की जो ऑटोनॉमी थी वो छीनी गई। ज़मीन पे, रिसोर्सेज पे जो हक था लोकल का, चाहे वो मुसलमान था, सिख था, हिंदू था, उसका मज़हब के साथ कोई लेना देना नहीं था, लोकल बस इतना जम्मू कश्मीर का। अब वो ऑटोनॉमी छीनी गई, वो अब किसके हाथ में है? होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के हाथ में, दिल्ली के पास है। जिस आइडियोलॉजी, जो मैं पहले ही बात कर रहा था, जिस आइडियोलॉजी का सब सर्वेंट ये ऑफिस होगा, होम मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसी आइडियोलॉजी के हिसाब से वो फंक्शनिंग करेगी ना वो इंस्टीट्यूशन, वो होम मिनिस्ट्री। ठीक है, ये आइडियोलॉजी चाहती है कि इनका कहना है जम्मू कश्मीर की ज़मीन को हमें हासिल करना है, ठीक है, जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को हमें ख़त्म करना है, ये हिंदू होमलैंड है, ये ज़ुबान है इनकी, ये मैं किसी पे तोहमत नहीं लगा रहा हूँ, झूठ नहीं बांध रहा हूँ। कश्मीर हिंदू होमलैंड है, वहाँ के लोगों को या तो कन्वर्ट होना है या हमें वो ज़मीन रिक्लेम करनी है। तो ये कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट नहीं है, ये कोई प्रॉस्पेरिटी का प्रोजेक्ट नहीं है, ये रिलीजियस प्रोजेक्ट है, इमोशनल ही है प्रोजेक्ट पूरा। एग्जैक्टली। तो ये रिक्लेम करना चाहते हैं, वहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करेंगे, वहाँ के ज़मीन के राइट्स को तब्दील करेंगे, मिलेगा। अगर वहाँ की ज़मीन किसी को दी भी जाएगी ना, जिस बेचारे ने वो वोट दिया है ना, रात फ्लाईओवर के नीचे बिता के सुबह पोलिंग स्टेशन पे जाके वोट दिया है ना 370 के नाम पे, उस बेचारे को वो ज़मीन नहीं मिलेगी। वो बड़े बड़े सरमाएदार, खरबों के पैसे रुपये जिनके पास है, वो उनको दी जाएगी। इस बेचारे को कुछ नहीं मिलेगा, छीनी जाएगी वहाँ के लोगों से, दी जाएगी सरमाएदारों को, ना उन्हें कुछ मिलेगा ना इन्हें कुछ मिलेगा। तो एज अ प्रोजेक्ट जो डेमोग्राफिक चेंज, कल्चरल चेंज, ज़मीन पे हाथ मारना, रिसोर्सेज पे हाथ मारना, आप आज भी कश्मीर में जाइए, उनसे पूछिए बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स किन्हें दिए जाते हैं वहाँ रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के। ये जो कहा जाता है ना, हाईवेज बन रहे हैं, नए नए रोड्स बन रहे हैं, एक लेबरर भी कश्मीरी नहीं लिया जाता है। ठेके तो आप छोड़ ही दीजिए, आज भी जाइए, आप कैमरा उठाइए जाइए, ठेके ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हाईवेज वगैरह ये बताते हैं ना, डंपर से लेके वो जो बड़ी गाड़ियाँ होती है ना, छोटा मजदूर तक, मजदूर से लेके कॉन्ट्रैक्ट तक, वो सबसे बड़ा लेवल का कॉन्ट्रैक्टर वो जम्मू कश्मीर का नहीं होता है, सब इम्पोर्टेड है। तो रिसोर्सेज पे, ज़मीन पे, जॉब्स पे, कल्चर पे, ये जो 370 हटाने के बाद एक प्रोजेक्ट के ज़रिए हमला किया जा रहा है और किया गया कश्मीर पे,
यही हमारी बात है कि आपने ये वोट दे के ये फैसिलिटेट किया, इसके लिए हमने यूनियन ऑफ इंडिया के साथ एक्सेशन नहीं किया था। अब ये आप कहेंगे कि आप ही अपनी ज़मीन जो है रिजर्व रखेंगे अपने लिए, ये कौन सी बात हुई? किसने आपको हक दिया? तो मेरा ये सवाल होगा, क्या ये इंतज़ाम फिर हिमाचल प्रदेश में नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में नहीं है? स्पेशल स्टेटस सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं था। इस ज़मीन के हवाले से या कल्चर के हवाले से ये जो प्रोटेक्शन के फैसले लिए गए, ये सिर्फ कश्मीरियों ने नहीं लिए। मणिपुर पूरा जो जल रहा है, वही स्थिति है ना कि पहाड़ और घाटी के लोग कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे। लड़ाई किस बात की है वहाँ पे? लड़ाई ये है ना। तो हर कोई कल्चर, हर कोई यूनिट ऑफ कल्चर, जियोग्राफिकल यूनिट जो प्रोटेक्टिव होता है अपनी आइडेंटिटी के हवाले से, अपने कल्चर के हवाले से। ये बारगेनिंग बहुत सारी रियासतों ने की है, जम्मू कश्मीर ने भी की है। हमारी बारगेनिंग गलत थी, एंटी नेशनल थी, शायद इसलिए क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी मुस्लिम है। हिमाचल प्रदेश में इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है, नागालैंड में इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। तो यही गुनाह है जम्मू कश्मीर के लोगों का। सर, जो पॉलिटिकल चीज़ें हुई हैं अभी उस पर आएंगे, लेकिन एक सवाल मेरा इस पर बनता है। जो आपने कहा कि शायद इस चीज़ की सज़ा जम्मू कश्मीर को मिल रही है क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी मुस्लिम थी। 1990 के दशक में जो एक्सोडस हुआ या लेट 80s में या अर्ली 90s में, वो तोहमतें हमेशा कश्मीर के ऊपर लगती हैं, कश्मीरी मुस्लिम्स के ऊपर लगती हैं कि आपने घाटी से जो पंडित थे उनको पलायन करने पे मजबूर कर दिया गया। इस बट्टे को, इस कलंक को कैसे आप देखते हैं? ये ना किया हुआ गुनाह कश्मीरियों का, मैं फिर से ना किया हुआ गुनाह कश्मीरियों का तब तक नहीं धुलेगा जब तक कि जम्मू कश्मीर के लोग सब मिलके, कश्मीरी मुस्लिम बिलखुसूस, मैंने ये बार बार बात कही, कश्मीरी मुस्लिम बिलखुसूस इस बात पे अमल ना करे कि जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोगों, पंडितों का वहाँ पे होना उतना ही ज़रूरी है जितना मुसलमानों का वहाँ पे होना ज़रूरी है। उनका उतना ही हक है जितना मुसलमानों का हक है। जो उस दौर में हुआ उसमें कश्मीरी मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं था। क्या हुआ था, थोड़ा ब्रीफली आप? ये इस पे बार बार बात हुई है। हाँ, कश्मीरी मुसलमानों की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक होता है एक्टिव, कोई आपने एक्टिव कोई गुनाह किया है। दूसरा होता है कि आप उस गुनाह में शामिल नहीं थे, मगर एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है क्योंकि आप मेजॉरिटी है वहाँ। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि ये जो फैशिस्ट आइडियोलॉजी इस तरफ, जिसने गुजरात में जो किया वो एक फैशिस्ट आइडियोलॉजी ने किया ना। अब गुजरात में जो हुआ, मैं उठ के सभी हिंदुओं को बोलूं कि ये किया हुआ गुनाह तुम्हारा है, ठीक है, अब तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए, तुम्हें इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। शर्मिंदा होना किसी हद तक ठीक है, मगर ये कहूँ कि तुम्हें इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, ये कहाँ तक सही है? सही नहीं है। क्योंकि मुझे पता है, आपको पता है, हर किसी को पता है, वो जो गुजरात में हुआ वो हिंदुओं ने नहीं किया। हिंदुत्व के नाम पे उस रूप में उस एक एलिमेंट नहीं किया जिसे ना मुसलमान पसंद करता है ना मेजॉरिटी हिंदू पसंद करता है। मगर जो उस वक्त हुआ, जो सही सोच रखने वाला हिंदू था वो हॉस्टेज था उस हालात का। क्या वो कुछ कर पाता उस वक्त? नहीं, क्योंकि वो उस दरिंदगी का हॉस्टेज बन चुका था। सड़कें उस माइनॉरिटी के हाथ में आई थी, वो फ्रिंज के हाथ में आई थी, जो वायलेंट फ्रिंज था। सड़कें, इंस्टीट्यूशन, सब कुछ उसके हाथ में, उसे हाईजैक किया हुआ था, उसने हॉस्टेज बनाया हुआ था। सही सोच रखने वाला हिंदू भी कुछ नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि वो भी हॉस्टेज था उस फ्रिंज के हाथ में, जिस फ्रिंज का उस सही सोच रखने वाले हिंदू की सोच मिलती नहीं है। मगर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्योंकि वो मेजॉरिटी में है, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसी तरह से कश्मीर में जो उस वक्त हुआ वो बंदूक थी, जिस बंदूक ने मुसलमानों पे भी गोली चलाई, पंडित पे भी गोली चलाई। जिस दौरान पंडित मारे जाते थे उसी दौरान सैकड़ों की तादाद में मुसलमान भी मारे जाते थे। अब चुन चुन के आप कहेंगे कि पंडितों को मारा जाता था, नहीं मारा जाना चाहिए था, नहीं मारा जाना चाहिए था। मगर मेरा सवाल ये है कि उसी तरह से चुन चुन के मुसलमानों को भी मारा जाता था। डॉक्टर्स को मारा जाता था, प्रोफेसर्स को मारा जाता था, वीसीज को मारा जाता था, आलिमों को, प्रीचर्स को मारा जाता था, ठीक है, सियासतदानों को मारा जाता था मुसलमान। इसी तरह से पंडितों को मारा जाता था, जो कि नहीं होना चाहिए। हाँ,
एक एलिमेंट फिर इसी तरह से, जिस तरह से गुजरात में एक फ्रिंज ने टेक ओवर कर दिया, ठीक है, उसी एक हिस्टीरिया ने, एक एलिमेंट ने टेक ओवर किया, उस बंदूक ने टेक ओवर किया, जिसके नतीजे में ये माहौल बना कि हिंदुओं को, पंडितों को वहाँ पे डराया गया। मगर उस डराने के मुकाबले में स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी प्रोटेक्शन देना, ठीक है, उस पंडित के लिए खड़ा होना, उस मुसलमान के लिए खड़ा होना जिसको वो बंदूक मारता है, मार रहा है, डरा रहा है जी। मगर किया क्या स्टेट ने? ये वाहिद ऐसी एग्जाम्पल होगी कि जहाँ पे शहरियों को मारा जाता है और स्टेट प्रोटेक्ट करने के बजाय ये कहता है कि आप यहाँ से उठो और निकल जाओ, आपको मारा जाएगा, और निकलने को फैसिलिटेट करता है। स्टेट को जहाँ पे प्रोटेक्शन देनी थी उसने प्रोटेक्शन दी। स्टेट के जितने भी एलिमेंट्स थे, स्टेट को जो बचाना था, ठीक है, गवर्नर से लेके पुलिस स्टेशन तक, पुलिस स्टेशन से लेके आम सा ऑफिस तक स्टेट ने बचाया। क्या वो पंडित को नहीं बचा सकता था? अभी तक 7 लाख से भी ज़्यादा फौजी है, चाहे वो आर्मी हो, पुलिस हो, पैरामिलिट्री हो, 7 लाख से भी ज़्यादा, ठीक है। ये लाखों की तादाद में हम पंडितों की प्रोटेक्शन में, या जिन लोगों को मारा जाता था उनकी प्रोटेक्शन में ये लाखों की तादाद लगा नहीं सकते थे। क्यों सरेंडर किया? कश्मीरी ने सरेंडर नहीं किया, स्टेट ने सरेंडर किया। कश्मीरी गोली खाता गया, कश्मीरी गोली खाता गया, वही पंडित भी कश्मीरी और वही मुसलमान भी। गोली क्यों खाता गया वो कश्मीरी मुसलमान? क्योंकि वो इससे नफरत करता था, वो उठा इसके खिलाफ, इस सारी आइडियोलॉजी के खिलाफ, जिस आइडियोलॉजी का एक रिजल्ट ये था कि पंडितों को यहाँ से निकालो। उस आइडियोलॉजी के खिलाफ उठाना, जिसने उसके खिलाफ बात की उसने गोली खाई, चाहे वो पंडित था चाहे मुसलमान था। इसमें कश्मीरी मुस्लिम्स में बहुत बड़े लोग भी थे, बहुत छोटे लोग भी थे, सोसाइटी के फंक्शनिंग के हवाले से। इसी तरह से पंडितों में भी बहुत बड़े लोग भी थे, बहुत बड़े छोटे लोग भी थे। ये है हकीकत। हज़ारों की तादाद में मुस्लिम भी मारे गए, हज़ारों सैकड़ों की तादाद में पंडित भी मारे गए। हम सभी की जिम्मेदारी बनती है उस आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ लड़े जिस आइडियोलॉजी ने वो कत्ल किए। मैं बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ। मेरे घर में मिसाल है, जिस IED ब्लास्ट ने मेरे वालिद को शहीद किया, मारा सन 2000 में, वो वही गोली नहीं थी जिसने पंडित को मारा। मैं आज भी उस आइडियोलॉजी के साथ मुकाबला कर रहा हूँ। मैं उन कश्मीरियों से उसका बदला नहीं ले रहा हूँ। ये कौन चीज़ सिखाता है? एक ख़ास तबके को, सभी पंडित्स को नहीं, पंडितों के साथ आज भी हमारा उठना बैठना बातें होती है। उस खास तबके को कि पंडितों के उस ट्रेजेडी को इस्तेमाल करे कश्मीरियों से बदला लेने के लिए। उसी गोली ने, उसी बारूद ने, उसी आइडियोलॉजी ने मेरे बाप को भी मारा। मैं उसका बदला सारे कश्मीरियों से नहीं लूँगा। मैं उसका बदला उस आइडियोलॉजी से लड़ के लूँगा, उस आइडियोलॉजी को ख़त्म करके। ये आज की स्टेट चाहती है कि पंडितों की ट्रेजेडी का इस्तेमाल किया जाए और उसका बदला लिया जाए सारे बेगुनाह कश्मीरियों से। एनकैचमेंट ऑफ ट्रेजेडी। एग्जैक्टली। और दूसरी लेवल पे क्या होता है इस ट्रेजेडी के साथ? इस ट्रेजेडी को ये राइट विंग फैशिस्ट इलेक्टोरली इस्तेमाल करती है, सब्सटेंशियली इसके लिए कुछ नहीं करती है। 10 साल हो गए, 11 साल हो गए और पूरा का पूरा कंट्रोल है आज भी, क्योंकि होम मिनिस्ट्री के हवाले से। अब तो होम मिनिस्ट्री के अंदर है ना, यूटी है, हम आज भी यूटी है, हमें होम मिनिस्ट्री नहीं मिली है। तो इस सब्जेक्ट के हवाले से, पंडितों के रिहैबिलिटेशन के हवाले से पूरा का पूरा कंट्रोल आज भी बीजेपी के हाथ में है। और आप कहते हैं सब कुछ, यहाँ का इकोसिस्टम कहता है कि सबसे मजबूत हुकूमत जो चाहती है करके दिखाती है। एक झूठ ये भी है ना, और सब मानते हैं ना इस झूठ को, कि सबसे मजबूत 56 इंच वाला प्राइम मिनिस्टर, सबसे मजबूत हुकूमत जो चाहती है वो करती है, एजेंडा को इम्प्लीमेंट करती है। कश्मीरी पंडितों की ट्रेजेडी इनके लिए एजेंडा है, और कश्मीरी पंडितों की ज़िंदगी इनके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। क्या ये कोट एंड कोट मजबूत हुकूमत और 56 इंच वाला सीना, इस तरह की हुकूमत 11 साल से यहाँ पे हुकूमत कर रही है, क्या अभी तक रिहेबिलिटेट नहीं कर पाते?
कश्मीरी पंडितों को। नियत होनी चाहिए थी। नियत है ही नहीं। ये इस ट्रेजेडी को जिंदा रखना चाहते हैं, एनकैश करने के लिए, इलेक्टोरली एनकैश करने के लिए, और सोसाइटी को पोलराइज करने के लिए, हिंदुओं को मुसलमान के खिलाफ, मुसलमानों को हिंदुओं के एक खिलाफ। बॉलीवुड फिल्म है जिसमें कहते हैं कि राजनीति में मुद्दों को गाड़ा नहीं जाता है, बिल्कुल सही, जिंदा रखा जिंदा जाता रखा है। जाता है। तो जो आपका बुनियादी सवाल था, हमारी जिम्मेदारी बनती है मुसलमानों की, जो कश्मीर में मुसलमान है, इसके लिए बात भी करे, इसके लिए नीयत भी दिखाए कि हम तब तक नामुकम्मल है, इनकम्प्लीट है, मॉरली इनकम्प्लीट है, मॉरली इनकम्प्लीट है, जब तक वो पंडित जो यहाँ के रहने वाले हैं उसी तरह के मालिक है उस ज़मीन के जिस तरह के हम हैं, बराबर के। इसका मज़हब के साथ कोई लेना देना नहीं है। पंडित भी, कश्मीरी पंडित भी उस जगह का, उस कश्मीर का उतना ही मालिक है जितना कश्मीरी मुसलमान है। और हम तब तक नामुकम्मल है जब तक वो पंडित बाइज्जत अपनी जगह पे वापस ना आए और अब उसी तरह से ज़िंदगी ना बिताए जिस तरह से उस ट्रेजेडी से पहले ज़िंदगी बिता रहा था। मगर ये रिहैबिलिटेट करना और ये सब कुछ फैसिलिटेट करना डिसएम्पावर्ड कश्मीरी के हाथ में नहीं है, ये स्टेट के हाथ में है। Right. और 11 साल हो चुके हैं इस बीजेपी को ये स्टेट चलाते हुए। मैं आपके ज़रिए से ये दावत देता हूँ बीजेपी को, अगर कोई एजेंडा वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हो और जिसमें मैं शौक़ से खिदमत करना चाहूँगा और सारी कश्मीरी सोसाइटी को साथ लेके उसको पॉसिबल बनाना चाहूँगा, बीजेपी के उस एक एजेंडा को, वो रिहैबिलिटेशन ऑफ पंडित, आके नीयत दिखाए और कल से काम करना शुरू करे उस पर। कश्मीरियों को अपने असली घरों में, असली जगहों पे, असली हालत में बाइज्जत बावकार तरीके से रिहैबिलिटेट करे। मैं उसके लिए जो है खिदमत करने के लिए तैयार हूँ, सर्विस देने के लिए तैयार हूँ। बहुत बड़ी बात आप सर कह रहे हैं, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं वही मुर्दों को गाड़ देने वाली बात होगी, तो पता नहीं सियासत चाहेगी या नहीं चाहेगी। आईईडी ब्लास्ट का जो आपने जिक्र किया, मैं आपके और भी इंटरव्यूज़ देख सुन रहा था जिसमें आपने बताया कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, कौन लोग साजिश करता थे, किन लोगों ने उसे अंजाम दिया, ये कभी पता नहीं चल पाया। अपने पर्सनल सोर्सेज से आपको कुछ जानकारियां मिली थी, जैसा आपने किसी इंटरव्यू में बताया। जब हम पुलवामा की बात करते हैं, पुलवामा में जब आतंकी हमला हुआ, 40 जवान सीआरपीएफ के वो मारे गए, कभी पता नहीं चला कि आईडीएक्स आया कहाँ से। सर, पहलगाम में हमला हो गया, जिन लोगों ने गोलियां चलाई वो कहाँ से आए, कहाँ चले गए, ये पता नहीं पड़ा। बाद में जब आपको भाषण देना होता है तब आप बताते हैं कि भाई मारे जा चुके हैं। वो पता क्यों नहीं चल पाता है कश्मीर में? कुछ सबको पता होता है मगर कश्मीरियों को पता नहीं होता है कि उनका खून किसने बहाया। अब ये एक पैटर्न कश्मीरी को समझ में आ चुका है कि होता कैसे, कब होता, जब जो होता है वो होता कैसे, एक पैटर्न पता है। 30 साल से आप देखिए बहुत सारे ऐसे वाक़यात भी हुए, असैसिनेशंस भी हुए, कत्ल भी हुए, फोर्सेस पे भी हमले हुए, मगर जवाब कभी नहीं मिलता। जवाब ना मिलने का उसकी एक ये भी वजह हो सकती है कि उस हादसे को पावर्स अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एक बार जवाब मिला तो अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होगी और कोई उस हादसे का इस्तेमाल अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए कर नहीं सकता। ये पहलगाम के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, पुलवामा के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह के अगर पुलवामा की ऑब्जेक्टिवली एक इन्वेस्टिगेशन हो और सच्चाई सामने आए, मैं आपको यकीन से ये कह सकता हूँ कि जिन लोगों ने उसका इस्तेमाल किया वो मुंह छुपाते फिरेंगे, इस्तेमाल करने की तो दूर की बात है। इसी तरह से कश्मीर में बहुत सारे ऐसे हादसात हैं। पहलगाम बहुत ही रीसेंट है, बहुत ही रीसेंट है जी। यही इसी तरह से आपकी रीसेंट एग्जांपल है। कोई नाम आ जाता है फिर सामने, इन्होंने किया था, उसका फिर एनकाउंटर हो जाता है, बात ख़त्म। इन्होंने किया था, एनकाउंटर में मारे गए। इसी तरह से मेरे वालिद साहब के हवाले से हुआ। मैंने जब पूछा, वो पूछता गया, आखिरी जवाब ये मिला कि कुछ 2-3 लोगों ने किया था, नाम दिए गए, फला तंजीम के साथ, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनकी वाबस्तगी थी, उनको उस एनकाउंटर में मार दिया गया। किसी को जिंदा पकड़ा गया होता, लिंक्स क्रिएट होती, कंस्पिरेसी कहाँ से शुरू हुई, कौन कौन शामिल था। ठीक है, सिर्फ मारने वाला कातिल नहीं है, जिसके कहने पे मारा वो भी तो कातिल है, जिसकी कंस्पिरेसी पे मारा वो भी तो कातिल है। ठीक है,
मीरवाइज उमर फारूक जो आज के मीरवाइज है, इनके वालिद साहब को, मीरवाइज फारूक मरहूम को कत्ल किया गया। तो इसी तरह का जवाब आपको वहाँ पे भी मिलेगा। इसी तरह की बहुत सारी असैसिनेशंस है, बहुत बड़े लेवल की जो हादसात होते हैं, इसी तरह का जवाब मिलता है। पुलवामा के हवाले से भी इसी तरह का जवाब, पहलगाम के हवाले से भी इसी तरह का जवाब। पहलगाम के हवाले से हम चाहते हैं, कश्मीरी चाहते हैं, कश्मीरी मुसलमान चाहता था। कश्मीर के नाम पे जो दरिंदगी पहलगाम में उन लोगों ने की, हम चाहते थे कि उनको ज़िंदा पकड़ा जाए, उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनको जलील किया जाए, उनके लिंक्स जो है एस्टैब्लिश किए जाए, जिसने वो साजिश रची है उनको एस्टैब्लिश किया जाए। न सिर्फ उस करने वाले को जिसने वहाँ पे गोली चलाई उसको सज़ा मिले, बल्कि बदतरीन सज़ा मिले उसको भी जिन्होंने वो कंस्पिरेसी की, जिन्होंने वो साजिश रची। और कश्मीरी को वो जवाब कभी मिलेगा नहीं। जब आप ये कह देते हैं कि करने वाला मारा जा चुका है, तो कॉन्स्पिरेसी रचने वाले को तो ढूंढा ही नहीं जा सकता, फिर वो बात दफन हो गई ना। और उसको प्रोटेक्शन देने का ये बेहतरीन तरीका है। कॉन्स्पिरेसी करने वाले को प्रोटेक्शन, उसकी आइडेंटिटी बचाने का ये बेहतरीन तरीका है कि करने वाले को मार दो, बात ख़त्म कर दो। अब आप कहाँ जाके ये एस्टैब्लिश करेंगे कि लिंक कहाँ से जुड़ी थी, कॉन्स्पिरेसी किसने की थी, कत्ल जिसने किया वो ठीक है उसको मार दिया, और किसके कहने पे किया। तो कश्मीर में इस तरह के खून बहुत बह चुके हैं। और अननोन गनमैन एक आम सी इस्तिलाह है, टर्म है कश्मीर में, अननोन गनमैन। अननोन गनमैन ने बहुत से कत्ल किए हैं कश्मीर में, गोली चलाई, अननोन गनमैन ने गोली चलाई। तो बंदूक किस तरह से वहाँ पे इस्तेमाल होती है, कश्मीरी अब इस पैटर्न को समझते हैं, और ये बाहर के लोगों को समझने की ज़रूरत है। ये खून को कैसे बहाया जाता है, पॉलिटिकली कैसे इस खून के बहाने को इस्तेमाल किया जाता है। और नंबर्स है वहाँ पे, स्टेट के लिए भी नंबर्स है, चाहे वो कश्मीरी लोग हो, उनमें चाहे कश्मीरी मुसलमान हो, कश्मीरी पंडित हो, ये नंबर्स है। 10 मरे 20 मरे। सिक्योरिटी फोर्सेस, ये आपको कहा जाता है यहाँ पे कि फौजी है, इनको इज्जत दो वगैरह, स्टेट के लिए नंबर्स है, इनके लिए कोई उससे ज़्यादा बड़ी बात नहीं, जिंदगियाँ नहीं है। अगर शहरी सिक्योरिटी फोर्सेस वगैरह इनकी ज़िंदगी की कोई वैल्यू होती है ना इस स्टेट के पास, तो वो उस रीज़न का पता करती जिससे ये सब कुछ हो रहा है, और वो दवा ढूंढती जिससे ये ख़त्म हो जाता है। ऐसा लॉ मेकर आपको क्या लगता है कौन है कॉन्स्पिरेटर? हम 2-3 बंदूकों का शिकार है कश्मीर के लोग, 2-3 बंदूकों का, जिसका जब पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव पूरा होता है वो बंदूक चलाने से, वो तब वो बंदूक चलाता है। छुपा के ही बात करेंगे सर। कश्मीरियों को बहुत कीमत देनी पड़ती है। हमारे पास वो आज़ादी नहीं है कि हर कोई बात हम उस तरह से कर सके जिस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पे शायद कीमत कभी होती है जेल, और कश्मीरी की कीमत जान से भी होती है। बहुत सारी बातें ऐसी हुई है कश्मीरी के मुंह से, चाहे वो पंडित हो, मुस्लिम हो, जो भी हो, जिस बात करने की वजह से उनकी जाने गई है। तो आपके सवाल में इतना ही कहूँगा कि 2-3 किस्म की बंदूकें हैं वहाँ पे, इस तरफ उस तरफ। वो बंदूकें तब चलती है जब, और उस तरह से चलती है कि उनके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो। और खून बहता है कश्मीर में, कश्मीरियों का भी, और कश्मीर में जो कश्मीर के लिए काम करते हैं उनका भी। सदन के अंदर आपका एक भाषण हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जब चर्चा चल रही थी, आपको गुस्सा आ गया था और आपने जमहूरियत के ढोंग वाला स्लैंग यूज़ किया कि बंद करो जमहूरियत का ये ढोंग। गुस्सा क्यों आया था ये तो हमें पता है, जब आप बता रहे थे और किसी ने आपको डिस्टर्ब करके बोला कि ठीक ही तो हो रहा था। गुस्सा आपके शब्दों में दिखा, लेकिन बहुत कुछ बयान हो नहीं पाया होगा। जब किसी ने ये बात बोली सर कि ठीक ही तो हो रहा था वहाँ, अगर घर गिराए गए, अगर बम चलाया गया, फील क्या हुआ था एज अ कश्मीरी? क्या फील हुआ था आपको? कि यही कि कानून, इंसाफ, ये सब ढोंग है। आपके नाम से आपके ऊपर कोई भी मुसीबत डाली जा सकती है और कोई पूछने वाला भी नहीं होगा, कोई इंसाफ का तकाजा नहीं होगा, कोई कानून नहीं होगा। आपको खातिर में ही नहीं लाया जाता, आपकी जान की, आपके माल को
आपकी जान की कोई कीमत नहीं है, आपको आपके माल की कोई कीमत नहीं है। एक शहरी, एक सिटीज़न, एक नागरिक के जो हुकूक और वैल्यू होते हैं ना, आपके वो वैल्यूज़ है ही नहीं, आपको उस नज़र से देखा ही नहीं जाता। अब ये बात ऐसी नहीं थी मेरे लिए कि नई बात है, शॉकिंग है ना, वो शौक नहीं था। शौक ये था कि अब ये इतना बेखौफ हो चुके हैं कि सदन के अंदर डेमोक्रेसी के सबसे बड़े इदारे में, जिसे जमहूरियत का मंदिर कहा जाता है, खुद ही नाम देते हैं ना कि जमहूरियत का मंदिर है, जी, तो उसके अंदर भी ये ब्रेजनली इस बात का ऐलान करते हैं कि तुम्हारे घरों को बम से उड़ाया जाएगा, तुम्हारा कत्ल किया जाएगा, बेगुनाह जेलों में डाला जाएगा, हमारी मर्जी। इससे बड़ी शॉकिंग चीज़ आपके लिए क्या हो सकती है? और वो गुस्सा आया, और यही बात मैं कहना चाहता था कि तो कबूल करो ये सब नाटक है, ये ढोंग है। दरअसल आप एक फैशिस्ट रिजीम हो जिसमें शहरियों के इक्वल राइट्स नहीं है, जिसमें आप कश्मीर को गाज़ा बनाना चाहते हैं और मुसलमानों के साथ वही सलूक करना चाहते हैं जो इसराइल गाज़ा में कर रहा है। इस चीज़ को कबूल करो। तो ये जमहूरियत का ये जो नाटक चल रहा है, ये ढोंग चल रहा है, ये तो कम से कम हटाओ, ईमानदार बनो कम से कम उन आकाओं की तरह जिनसे ये आइडियोलॉजी ली है। वो खुलेआम बोलते हैं, वो काम करते हैं। जहाँ पे बुलडोज़र चला सकते हो वहाँ पे बुलडोज़र से घर उजाड़ते हो, जहाँ पे बम से काम चला सकते हो वहाँ बम से उजाड़ लेते हो। बात यह है कि आप गाज़ा की तरह मुसलमानों और कश्मीरी मुसलमानों का बिलखुसूस उनका घर भी उजाड़ना चाहते हो, उनकी ज़िंदगी भी उजाड़ना चाहते हो। और ये बात ऐवान में भी, सदन जिसे आप कहते हो, सदन में भी कही जा सकती है और कोई फ़र्क किसी को महसूस नहीं होगी। इससे पहले भी हमने देखा था सदन में जिस भाषा का प्रयोग हुआ था, दानिश अली मेरे हिसाब से दहशतगर्द कहा गया था जी, और पता नहीं किस किस नाम की गालियाँ दी गई थी जो मैं ज़ुबान पे ला नहीं सकता हूँ। और मेरी पहली तकरीर पार्लियामेंट में यही हुई थी। स्पीकर को मैंने ये याद दिलाया था और स्पीकर को कहा था कि आपको याद रखा जाएगा, तारीख आपको, क्योंकि मेरी तकरीरों से पहले उसकी तारीफ़ें हुई थी। स्पीकर को इलेक्ट किया गया था तो उसकी तारीफ़ें हुई थी, वो किया, ये किया। मैंने कहा कि आपको याद रखा जाएगा कि इसी सदन में, इसी ऐवान में एक एमपी को दहशतगर्द, और वो गालियाँ याद जो मैं ज़ुबान पे नहीं ला सकता हूँ, वो सब याद दिलाया, दहशतगर्द कहा गया। और आप तमाशा देखते रहे, जबकि आप कस्टोडियन है दोनों तरफ के मेंबर्स के, आपने वो सब होने दिया। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि अगर इस सदन में, इस ऐवान में एक मुसलमान एमपी के साथ ऐसा किया जा सकता है, और आप तमाशा देखेंगे आम सड़क पे एक आम मुसलमान के साथ क्या नहीं किया जा सकता होगा। और वही बात जो है, जब इसने कहा कि इसमें गलत क्या है, ठीक है किया तो किया, बम से घर उड़ाए तो उड़ाए, तो ये वही मेंटालिटी है ना, हमने कॉन्कर किया है आप लोगों को। उस मेंटालिटी को या फासिस्ट रिजाइम कह रहे हैं सर। पिछले 11 सालों से वो मुल्क में है। 2014 का चुनाव जीते मोदी, 2019 का चुनाव जीते, 2024 का चुनाव अकेले नहीं जीत पाए, लेकिन सरकार तो बना ही ली। हु इज़ टू बी ब्लेम्ड? अपोजिशन में इतनी सारी पार्टीज़ हैं, आप कह रहे हैं इतनी सारी गलतियाँ या इतने सारे गलत फैसले इन्होंने लिए, नागरिक को नागरिक नहीं समझा, चुनाव क्यों जीतते जा रहे हैं? कहीं पे विपक्षी पार्टीज़ कमज़ोर पड़ रही हैं क्या? लोग ही ख़राब हो गए हैं, या फिर मशीनरी वाला जो मामला चल रहा है? इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कसूरवार है। इंस्टीट्यूशंस भी कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन बहुत हद तक आप देखिए उसकी हालत क्या है। मीडिया तो ख़त्म ही हो चुका है। मेन स्ट्रीम कोट एंड कोट मीडिया जिसे कहते हैं, उसकी हालत तो आप देख ही रहे हैं। और मशीनरी वगैरह ये सब है कंट्रीब्यूटर्स। और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैं जो समझता हूँ कि अपोजिशन पार्टीज़, और उसमें से प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी कांग्रेस को लेनी चाहिए, जो मुझे लगता है कि पिछले 10 सालों से वो ले नहीं पा रही है, वो ये कि एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल स्पेस को वो ओन करे। वो कर नहीं रहे। कर क्यों नहीं पा रहे मुझे नहीं समझ। अगर बीजेपी का ये चेहरा है, उसका बरअक्स चेहरा, अपोजिट चेहरा तो इनको दिखाना है ना। अगर इनकी ये पॉलिसी है, अगर इनका ये हिंदुस्तान है, तो इसका अपोजिट हिंदुस्तान जो हर किसी के लिए एक है, अगर ये बदसूरत चेहरा है,
तो खूबसूरत क्या होगा वो आप दिखाओ। खूबसूरत चेहरा तो दिखाइए ना, उस खूबसूरत चेहरे के अराउंड फिर लोग रैली हो जाएंगे, मगर आप डरते हैं वो खूबसूरत चेहरा दिखाने से। कभी आप इसमें से भी थोड़ा लेना चाहते हैं, इसमें से भी थोड़ा लेना चाहते हैं, इसमें से भी थोड़ा सा दिखाना चाहते हैं, इसमें से भी थोड़ा सा दिखाना चाहते हैं, इनके कपड़े भी कभी कभी पहनना चाहते हैं। ये कन्फ्यूजन जो है, ये डर जो है कांग्रेस में, प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी, इसने न सिर्फ कांग्रेस को कमज़ोर किया, इसने पूरे मुल्क को ले डूबा। मैंने किसी कांग्रेस के एक दोस्त से कहा, उनसे बात हुई, मैंने कहा कि हम आपका गिरेबान पकड़ेंगे, हम जम्मू कश्मीर के लोग, क्योंकि हमने जिस आइडिया के साथ एक्सेशन किया ना, हम जिस आइडिया ऑफ इंडिया के साथ जुड़े, वो कांग्रेस का आइडिया ऑफ इंडिया था, वो कांग्रेस का हिंदुस्तान था, नेहरू का आइडिया था, नेहरू का आइडिया ऑफ इंडिया, वो आपने दिखाया था। तारीखी हकीकत यही है ना। राइट। आज अगर आप उस आइडिया ऑफ नेहरू के आइडिया ऑफ इंडिया से पीछे हट रहे हो, इनके खौफ से, इनके डर से, अब थोड़ा सा इन जैसा भी बनना चाहते हो, इन जैसा बनते बनते आप नेहरू से दूर होते जा रहे हो, और डर लगता है आपको नेहरू जैसा बनने में, तो हम बाकियों का गिरेबान बाद में पकड़ेंगे। सबसे बड़े कसूरवार आप हैं, क्योंकि हमसे वो हिंदुस्तान आपने छीना है, इन्होंने नहीं छीना। ये तो इनका हिंदुस्तान तो यही है, और घोषित है, और घोषित है। आपका हिंदुस्तान हमारा हिंदुस्तान है, हमारा हिंदुस्तान आपके पास है। अगर आप उस हिंदुस्तान से भागे तो हमारा हाथ आपके गिरेबान पे होगा, जब भी होगा, जब भी इंसाफ का वो ऐवान चलेगा, या इंसाफ का वो दिन होगा, हमारा हाथ आपके गिरेबान पे होगा। ये आइडिया ऑफ प्लुरैलिटी, डाइवर्सिटी, इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म, फेडरल इंडिया, राइट, ठीक है, हर किसी के राइट बराबर होने चाहिए, रिलीजियस फैशिज्म ना हो, रिलीजियस फैशिज्म के खिलाफ खड़ा होना है, चाहे वो मुस्लिम फैशिज्म हो, हिंदू फैशिज्म हो, रिलीजियस फैशिज्म के खिलाफ खड़ा होना है। ये आइडिया ओन करना है कांग्रेस को। 370 आइडिया, 371 हिमाचल प्रदेश के साथ, नॉर्थ ईस्ट के साथ जो अरेंजमेंट्स है, उसी तरह के अरेंजमेंट्स हमारे साथ है। ये आइडिया कांग्रेस का है, ठीक है, ये नेहरू का है, ये वल्लभ भाई पटेल का है। कोई कितना भी कहे सरदार पटेल के नाम पे, कितना भी झूठ फैला है, 370 में जितनी कंट्रीब्यूशन सरदार पटेल की है, उतनी शायद नेहरू जी की नहीं होगी, ठीक है। ये आइडिया कांग्रेस का है, जिसके जरिए से एक खूबसूरत हिंदुस्तान बना, और 70 साल के बाद वो हिंदुस्तान जो पैरेलल चल रहा था इकोनॉमिक प्रोग्रेस में चाइना के साथ जी, आज से 10 साल पहले तक हिंदुस्तान और चाइना शोल्डर टू शोल्डर चल रहे थे। अब हम कहीं पीछे छूट चुके हैं, बात ही नहीं होती है, बात ही नहीं होती है, ठीक है। अब जो ग्लोबल डेमोक्रेटिक फ्रेटर्निटी में ये जो पावर बना था, एक डेमोक्रेटिक पावर बना था, जिसकी प्रिंसिपल स्टैंडिंग थी, एक्सेप्टेबिलिटी थी ग्लोबल फ्रेटर्निटी में, वो आज साल इन 10 साल की देन नहीं है, इसने तो बिगाड़ा ही है। वो एक आइडियल्स थे, वैल्यूज थे, जिसकी बुनियाद डाली थी, नेहरूवियन थॉट से लेकर, नेहरू ने जिसकी बुनियाद डाली थी, या नेहरूवियन जो इकोसिस्टम था जिसने वो बुनियाद डाली थी, जिसने हिंदुस्तान को ग्लोबल फ्रेटर्निटी में उस ऊंचाई पे लाया था, पहुंचाया था, ठीक है। वो इंटरनल अरेंजमेंट्स उसका हिस्सा था, इंटरनल अरेंजमेंट्स उसका हिस्सा था, राइट, ठीक है। हिंदुस्तान खूबसूरत था इसलिए नहीं कि उसने कश्मीरी के ऊपर फतह हासिल की है, हिंदुस्तान इसलिए खूबसूरत था कि उसने कश्मीरी के जज्बात के पॉलिटिकल एस्पिरेशंस की कदर की है, उसने उसको अपने साथ जोड़ा है, अपने इज्जत दी, अपने साथ इज्जत से जोड़ा है, इज्जत दी है, उसको कॉन्कर नहीं किया, फतह नहीं की है। तो जब तक ये सब कुछ, जब 370 की बात होती है, मैं अपने हवाले से बात करूंगा, कांग्रेस डरते हुए नजर आता है, हाथ छुड़ाते हुए नजर आता है, कहीं इसका वोट ना दरक जाए, कहीं उसका वोट ना आप मुझे बताइए कश्मीरी कैसे जुड़ेगा कांग्रेस के साथ? इसी तरह से नीचे आप जाइए, मुसलमान के हुकूक की जब बात होती है, ठीक है, कांग्रेस वो दामन बचाते बचाते नजर आता है, बात करेगा मगर एक हद तक बात करेगा, चेहरा उस हद तक दिखाएगा कि कहीं वो भी नाराज ना हो, ठीक है, वो कन्विक्शन नहीं होगी,
जो कन्विक्शन हुआ करती थी। क्या इसकी वजह? हाथरस में जाना चाहिए था, मैंने कहीं पे ये बात कही थी, हाथरस में जाना चाहिए था मुझे भी, आपको भी, राहुल जी को भी, प्रियंका जी को भी। गए, किस शौक से गए, मगर संभल में मैंने उस तरह से नहीं देखा। ठीक है, कोई और कहीं ऐसी और ज़्यादा मिसालें दे सकता हूँ, वहाँ पे उस तरह से नहीं देखा। बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि कन्विक्शन के साथ जिस तरह से ये इनकी फैशिस्ट आइडियोलॉजी है, इनकी इंक्लूसिव आइडियोलॉजी जो है, ये उसके लिए खड़े होते हुए नज़र नहीं आता। प्लुरैलिटी के लिए खड़े हों और दमदारी के साथ खड़े हो, तो वो नीचे कश्मीर से बाकी जगहों पे वो मुसलमान, वो भी कन्विक्शन के साथ क्यों खड़ा होगा कांग्रेस के साथ, जबकि कांग्रेस की उसके साथ कन्विक्शन है ही नहीं, वो बाय कन्विक्शन खड़ा है ही नहीं। क्या सर इसकी वजह ये भी हो सकती है कि इलेक्टोरली आपको लगातार डिफीट झेलनी पड़ी, आपके पास राज्यों में सरकारें नहीं हैं, केंद्र में तो आप हैं ही नहीं सत्ता में, क्या इस वजह से भी इलेक्टोरली जो कमज़ोरी हुई है ना कांग्रेस को, वो इसलिए नहीं हुई है कि ये इनकी आइडियोलॉजी गलत है। आप कितना भी ठीक है, मैं इस तरह से बात करता हूँ, आप एक रिसर्च कीजिए इस सब्जेक्ट पे जो मैं बात कहने वाला हूँ। 2014 में कांग्रेस ने जो इलेक्शन हारा और उसके बाद जो हारते गए, आइडियोलॉजी की वजह से नहीं, कांग्रेस की आइडियोलॉजी की वजह से नहीं, कांग्रेस के बारे में जो परसेप्शन बना ना, परसेप्शन जो बना, मिसमैनेजमेंट, करप्शन, राइट, जो माहौल एक बना, वो सबसे बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से कांग्रेस ने इलेक्शन हारा। कहने का मतलब ये है, कांग्रेस से अगर दूरी और नफरत लोगों के बीच में हुई इलेक्टोरली, वो इसलिए नहीं हुई कि लोगों की नफरत है कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ, लोगों को मोहब्बत है आज भी कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ, उस असली आइडियोलॉजी के साथ जिन वैल्यूज़ पे हिंदुस्तान को बनाया गया। मोदी ने, बीजेपी ने 2014 में जो वोट लिया, वो हिंदुत्व के नाम पे नहीं लिया, वो अच्छे दिन के नाम पे, रोजगार के नाम पे। ठीक है, अगर आइडियोलॉजी के नाम पे वोट मिलता हो तो आपके लिए चेक करने के लिए बेहतरीन पैरामीटर जो है लास्ट लिटमस टेस्ट, लास्ट इलेक्शन 2024 का, मंदिर भी बना, 370 भी हटा, इस तरह का सब कुछ आइडियोलॉजिकल काम हुआ, तो सबसे ज़्यादा वोट बीजेपी को 2024 में मिलना चाहिए था। जो आइकॉनिक आइडियोलॉजिकल एजेंडाज थे ना बीजेपी के, वो सब 370 से लेके मंदिर तक वो सब कुछ हुआ, मगर बीजेपी को उसके बाद मेजॉरिटी नहीं मिली। बात कहने का मतलब ये है कि आइडियोलॉजी जो है बीजेपी, आज भी मेजॉरिटी ऑफ इंडिया उस आइडियोलॉजी के साथ नहीं। इंडिया इज बाय वर्च्यू अ सेक्युलर नेशन, टॉलरेंट कंट्री है, प्लूरल नेशन। 36% वोट इस आइडियोलॉजी के पास है, 64% वोट इस आइडियोलॉजी के खिलाफ आज भी है, लास्ट इलेक्शन में पड़े जी। उस आइडियोलॉजी को ओन करने की ज़रूरत है, उसके लिए बाय कन्विक्शन खड़ा होने की ज़रूरत है कांग्रेस को। देयर आर पीपल, लेकिन उनको नुमाइंदा नहीं मिल रहा है, वो सेंटर नहीं मिल रहा है जिसके अराउंड वो रैली हो, जो लैंग्वेज दे उनके सेंटिमेंट्स को, उनके इमोशंस को, उनकी वो नहीं मिल पा रहा है। तो ये जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरी मुलाकात हुई है तफसील से, डिटेल मुलाकात हुई है एक बार राहुल गांधी जी से, और उनमें वो देखा मैंने, वो कन्विक्शन, वो अंडरस्टैंडिंग है, मगर उस कन्विक्शन को ट्रांसलेट करना, इम्प्लीमेंट करना, एब्सोल्युटली वो उनकी जिम्मेदारी है, वो कांग्रेस की जिम्मेदारी है। उसमें उनको क्या सुधार करने की ज़रूरत है, कहाँ पे क्या कमी है, मुझे नहीं पता, वो इंटरनली उनको पता होगा, और मैं एरियाज बता सकता हूँ। वाले साहब आपके कांग्रेस से जुड़े हुए थे, बिल्कुल, एरियाज आपको पता हैं, तो कभी बताना चाहेंगे? कभी तफसील से बात करेंगे। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, बहुत लंबी चर्चा हुई है, आपको धन्यवाद देते हुए इतना ज़्यादा आपने समय हमको दिया। ये जो पूरा इलेक्शन कमीशन वाला मामला अभी चल रहा है और जो गर्मा गया है, राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन दिया, वोट चोरी ये ट्रेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, हम देख रहे हैं। आज भी आप लोग सांसद लोग वॉक करने वाले थे, मेरे हिसाब से बैरिकेड्स लगा दिए गए सर? हाँ, बिल्कुल बैरिकेड्स लगा दिए, मैं वहीं से आया हूँ। तो हम सब वहीं पे बैठे हैं। ठीक है, तो ये वाला मुद्दा कितना इम्पैक्टफुल आपको दिखता है? मैं आपके ज़रिए आपके देखने वाले और सुनने वाले लोगों को से एक गुजारिश करूँगा। 2014 में, 2014 से पहले चोरियों के बारे में बताया गया, सही या गलत मुझे नहीं पता, कोर्ट ने कुछ
मामलात के बारे में कहा कि ये अफसाना था ही नहीं, क्लीन चिट, ठीक है, एग्जैक्टली। चलिए हम मानते हैं कि सही था 2 मिनट के लिए, हम एक प्रोपेगेंडा को मानते हैं। आज भी हम चोरियों के बारे में सुनते हैं, मगर ये इन सब चोरियों का इलाज है एक चीज़ के ज़रिए, वोट के ज़रिए। राइट। 2014 में हम सब के दिमाग में ये बात आई कि चोरियाँ होती है, ठीक है, करप्शन होता है। आप सभी ने एक चीज़ का इस्तेमाल किया, उस सारे करप्शन पे लाठी मारी, वोट के ज़रिए, वोट का इस्तेमाल किया। मगर जिस दिन वोट पे चोरी हो या वोट की चोरी हो, आपके हाथ में बचता क्या है? लोगों के पास तो और है क्या, लोकतंत्र है क्या? जो आपके हाथ में हथियार है अपने राइट्स को बचाने के लिए, करप्शन पे डंडा मारने के लिए, कोई गलत करे उसको हटाने के लिए, ताज उछालने के लिए, तख्त गिराने के लिए, जो आपके हाथ में हथियार है, जब वही हथियार आपसे छीना जाए तो आपके हाथ में बचता क्या है? तो सबसे बड़ा दुश्मन आपका वो है जो आपके हाथ से वो हथियार छीनता है जिसके ज़रिए आप अपने लिए इंसाफ ढूंढते हैं या इंसाफ का इंतज़ाम करते हैं या इंसाफ की लाठी चलाते हैं हर 5 साल के बाद, या आपके हाथ में आपकी इंसाफ की लाठी है। सबसे बदतरीन चोरी, सबसे बड़ा करप्शन ये है कि आपके हाथ से वो इंसाफ का ज़रिया, वो वोट छीना जाए, उसमें वो चोरी की जाए। अगर वो चोरी आपको, वो करप्शन आपको इस हद तक सेंसिटिव बनाते हैं कि आप उठते एक मूवमेंट चलाते हैं उस करप्शन के खिलाफ, और उसका आपने नतीजा दिखाया भी, उस सिस्टम को हटाया भी, सही या गलत उस डिबेट में जाएंगे नहीं, इस वोट के ज़रिए आज आपकी 2 गुना नहीं 10 गुना ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। उसी तरह से इस सबसे बड़े करप्शन के खिलाफ आप उठे, जिस करप्शन के ज़रिए हर एक करप्शन का दरवाज़ा खुलता है। राइट। अगर इस करप्शन को आप रोके, आप इस वोट के ज़रिए उस हर एक निज़ाम के खिलाफ लड़ सकते जो आपसे लड़ाई करे। दरअसल ये एग्जिस्टेंस पे सवाल है। एग्जिस्टेंस पे ही, बिल्कुल आपने सही कहा। इसके बाद आपकी एग्जिस्टेंस रहती ही नहीं है। आपके हाथ में आपकी एग्जिस्टेंस का सबसे बड़ा ज़रिया या अपनी एग्जिस्टेंस को महसूस कराने का सबसे बड़ा ज़रिया वोट है। वोट है, राइट। अगर आपसे वो हक ही छीना गया, वो ताकत ही छीनी गई, आपकी एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो गई। अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है, बस्तियां छोड़ के जाने को कहा जाता है। सो ये पहचान मिटाने का जो फोर्स है, ये आज आम लोगों के ऊपर है। ऐसा आरोप विपक्ष लगा रही है कि आपके वोट की चोरी हो रही है, एग्जिस्टेंस पे ख़तरा है। कश्मीर के साथ भी यही हुआ। कश्मीरियत जो एक पहचान थी, उस पहचान पर हमला किया गया, मेहंदी साहब का ये कहना है। और जो देश की पहचान है, जो सेकुलरिज्म की हम बात करें या विविधता की बात करें, डाइवर्सिटी की बात करें, लोकतंत्रात्मक ढांचे की बात करें, फेडरलिज्म की बात करें, उन पहचानों पर भी लगातार हमला हुआ है। इन हमलों के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर्स को खड़े होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो उनकी समझ है, होना तो चाहिए ही। तमाम जो देश के नागरिक हैं, क्योंकि देश हम सब हैं, देश और कुछ है नहीं। थोड़ा सा देश मैं हूँ, थोड़ा सा आप हैं, थोड़ा सा मेहंदी साहब हैं, और देश के जितने भी लोग हैं वो देश हैं। तो जब हम पर हमला हो तो हमको खड़ा तो होना पड़ेगा, आवाज़ तो बुलंद करनी पड़ेगी बिना डरे, क्योंकि राहत इंदौरी कहते हैं किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो देखते हैं कितना खड़ा होते हैं हम सब लोग। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। ये चर्चा आपको कैसी लगी ये भी हमें ज़रूर बताएं। मेहंदी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय निकाला हमसे बातचीत की। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।